तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे कह सकते हैं कुख्यात गैंगस्टर पॉलिटिशियन की। नाम है अतीक अहमद और उसकी कहानी बहुत ही नाटकीय और हिंसक है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कहानी का अंत ही उसकी सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाता है, और अतीक अहमद की कहानी का अंत कुछ ऐसा ही था। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो तारीख थी 15 अप्रैल 2023, जगह प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। शाम का वक्त था और अस्पताल के बाहर पूरा मेला लगा हुआ था। पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाजें, मीडिया के कैमरे, सब कुछ था। कहने को तो यह एक रूटीन मेडिकल चेकअप था, पर माहौल में एक अजीब सा तनाव था जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। और हां, ये सब कुछ लाइव चल रहा था, पूरा देश देख रहा था। अब सवाल यह है कि क्यों इतनी दिलचस्पी थी? वजह यह थी कि ठीक 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया था। तो सबकी नजरें इस पर थी कि अब अतीक क्या करेगा, क्या कहेगा। तो पुलिस के भारी भरकम घेरे के बीच अतीक और उसका भाई अशरफ अस्पताल के अंदर जा रहे थे। तभी मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, सवालों की बौछार कर दी। और इसी बीच अशरफ ने बोलना शुरू किया। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, बस इतना ही कह पाया था वो, क्योंकि उसकी बात कभी पूरी ही नहीं हो पाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मीडिया की भीड़ में से ही 3 लड़के निकले। उन्होंने पिस्तौलें निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अतीक और अशरफ दोनों वहीं ढेर हो गए। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी जो 5 बार विधायक रहा हो, वो पुलिस की कस्टडी में लाइव टीवी पर कैमरों के सामने मार दिया जाए। तो इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, अतीक के उन शुरुआती दिनों में जब वो अतीक अहमद बनने की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और क्राइम की दुनिया को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, बाहुबली। और ये शब्द अतीक अहमद पर एकदम फिट बैठता है। बाहुबली वो जिसकी ताकत का आधार ही डर और हिंसा हो। यहां देखिए उसकी कहानी शुरू कैसे हुई। एक बहुत ही गरीब परिवार से था। पिता तांगा चलाते थे। 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया और उसका राइज बहुत ही तेज और बेरहम था। पहले उसने उस वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर चांद बाबा का गैंग ज्वाइन किया और फिर 1989 आते आते उसी चांद बाबा को मारकर उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर पर कब्जा कर लिया। लेकिन अतीक की एम्बिशंस सिर्फ गैंगस्टर बनने तक की नहीं थी। वो जानता था कि असली पावर, असली प्रोटेक्शन तो पॉलिटिक्स में है। तो उसने अपने क्राइम के नेटवर्क को, अपने खौफ को सियासत की सीढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और वो कामयाब भी हुआ। जरा सोचिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार। 1989 से लेकर 2004 तक वो इलाहाबाद वेस्ट सीट से एमएलए बनता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल यह है कि वो जीतता कैसे था? उसकी जीत का फॉर्मूला बहुत सिंपल था और वो यहां साफ साफ दिख रहा है। बूथ पर कब्जा कर लेना, फर्जी वोट डलवाना, वोटर्स को धमकाना, बिजनेस वालों से जबरदस्ती वसूली करना, हर वो तरीका जिससे डरा धमकाकर चुनाव जीता जा सकता है, उसने अपनाया। उसका रसूख इतना बढ़ गया था कि लोग पुलिस या कोर्ट कचहरी जाने के बजाय अपने झगड़े सुलझाने के लिए सीधे उसके पास पहुंच जाते थे। एक तरह से वो अपने इलाके में एक पैरेलल सरकार चला रहा था, जहां उसका कहा ही कानून था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और सत्ता के खेल में तो बिल्कुल भी नहीं। जल्द ही यूपी की सियासत में हवा का रुख बदला और अतीक के इस बेताज बादशाहत को पहली बार एक असली चैलेंज मिला। ये स्लाइड कहानी का टर्निंग पॉइंट है। देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतीक को पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। उसके केस नजरअंदाज किए जाते थे, परिवार के लोग सत्ता में थे। लेकिन फिर सत्ता बदली और मुख्यमंत्री बनी मायावती, और मायावती से उसकी पुरानी अदावत थी। बस फिर क्या था, पुरानी रंजिशें बाहर निकलीं, पुरानी फाइलें फिर से खोली गईं और अतीक पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। एक तरफ वो प्रोटेक्टेड था और दूसरी तरफ हंटेड। और उसके बुरे दिनों की सबसे बड़ी वजह बना राजूपाल हत्याकांड। हुआ ये कि अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ बीएसपी के टिकट पर राजूपाल ने चुनाव लड़ा और जीत गया। ये हार अतीक बर्दाश्त नहीं कर पाया। नतीजा, राजूपाल की शादी के सिर्फ 9 दिन बाद दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई
और यहीं से एक ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जिसने अतीक का पीछा आखिर तक नहीं छोड़ा, क्योंकि बाद में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने चुनाव लड़ा और अतीक के परिवार को बार बार हराया। इस राजूपाल मर्डर केस का सबसे अहम गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उसे किडनैप करवाया और सीधे सीधे धमकी दी, जो कह रहा हूं उसे रट लो, वरना तुम्हारे हाथ पैर काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। सोचिए, इस तरह का खौफ था उसका। इसी डर की वजह से उमेश पाल कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। और उसका ये खौफ सिर्फ आम लोगों या गवाहों तक ही नहीं था। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। जब उसकी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट पहुंची तो 1 या 2 नहीं बल्कि 10 जजों ने उसका केस सुनने से ही मना कर दिया, पर्सनल कारण बताकर। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उसका आतंक जुडिशरी के अंदर तक फैला हुआ था। फिर आया साल 2017, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और इस सरकार के आने के बाद अतीक के साम्राज्य के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील ठोकने का काम शुरू हो गया। नई सरकार का एक्शन प्लान क्लियर था, उसकी कमर तोड़नी है तो उसकी दौलत पर हमला करो, और वही हुआ। यहां देखिए, उसका करीब 11,000 करोड़ का जो एम्पायर था, उसमें से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी या तो सरकार ने जब्त कर ली या उन पर सीधा बुलडोजर चला दिया। मतलब जिस पैसे और प्रॉपर्टी के दम पर वो बाहुबली बना था, उसी को खत्म किया जाने लगा। और फिर शुरू हुआ उसकी जिंदगी का आखिरी काउंटडाउन, आखिरी 50 दिन। और इन 50 दिनों में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे एक के बाद एक डोमिनोज गिर रहे हों। सबसे पहले उसी गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कसम खाई कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अतीक को पहली बार किसी केस में उम्र कैद की सजा हुई। फिर उसके बेटे असद का पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना, और आखिर में उसे अपने बेटे के जनाजे में जाने तक की जमानत नहीं मिली। एक के बाद एक झटके और उसका पूरा साम्राज्य ढह गया। और अपनी मौत से ठीक पहले पुलिस की पूछताछ में अतीक ने एक ऐसा खुलासा किया जो सबके होश उड़ाने वाला था। उसने खुद कबूल किया कि उसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे, और इन्हीं कनेक्शन के जरिए वो ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। तो अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं उसी रात पर जहां से हमने सब शुरू किया था, कॉल्विन अस्पताल के बाहर हुई उस हत्या पर, जो अपने पीछे कहानी खत्म होने के बाद भी कई सवाल छोड़ गई है। ये हैं वो 3 हमलावर, लवलेश, मोहित और अरुण। रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग शहरों के छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे। पुलिस को इन्होंने बताया कि वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, इसलिए अतीक को मारा। लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। सबसे बड़ा सवाल, इनके पास ये महंगी विदेशी जिगाना पिस्टल कहां से आई? एक एक पिस्टल की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। इन छोटे मोटे अपराधियों के पास इतने महंगे हथियार कहां से आए? और यही वो सवाल हैं जो आज भी हवा में तैर रहे हैं। इन हमलावरों को किसने ये विदेशी पिस्तौलें दी? क्या उनका असली मकसद सिर्फ फेमस होना था, या फिर वो किसी बहुत बड़ी साजिश के सिर्फ चेहरे थे, सिर्फ मोहरे थे? और अगर ये एक साजिश थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन था? अतीक अहमद की कहानी तो खत्म हो गई, पर लगता है उसके अंत से जुड़े ये सवाल शायद कभी खत्म नहीं होंगे।